तो हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में। ठीक है, भारत की नदियाँ। ठीक है, इसमें से जो हो गया। ठीक है, तो हाँ, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, तो ठीक है, अब इसमें हम नर्मदा के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो नर्मदा जो है ये हमारी हाँ यहाँ से ले सकते हैं नर्मदा को। नर्मदा जो हमारी मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पठार के पास से निकलती है। ठीक है, एमपी के अमरकंटक। ठीक है, और ये नर्मदा जो है हमारी ब्रह्मपुत्र घाटी में प्रवाह करती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र घाटी का मतलब ब्रह्मपुत्र घाटी प्रवाह मतलब जैसे कि दो जो एरिया इस तरह के होते हैं, थोड़ा ढलान वाले एरिया। ठीक है, वहाँ से होके ये प्रवाह करती है, इसलिए जो है ये, और यहाँ से प्रवाह करते हुए ये अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, अरब सागर में गिर जाती है। अब हम देख रहे हैं कि जैसे गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब तो डेल्टा बना रही है, लेकिन ये ज्वारनद बनाती है, मतलब एस्चुरी का निर्माण करती है। अब होता क्या है कि यहाँ पे क्या है कि नदी जब अपने साथ अवसाद लाती हैं तो साइड से ऐसे, मतलब अवसादों को जब उनका वेग बहुत कम हो जाता है तो उन अवसादों को एक जगह इकट्ठा करके साइड से निकल जाती है। लेकिन क्या है कि ये एक ऐसे एक तरीके से समझिए पाइप में से पानी बह रहा हो। ठीक है, तो ये जो है सीधे सागर में जाके गिर जाती है, बिल्कुल रुकना उकना कुछ नहीं होता है इनका, तो इसलिए जो है ये एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक है, अब जो है हमारी जो ये नर्मदा है ये बहुत सारे पर्यटन स्थल का भी निर्माण करती है। ठीक है, पर्यटन स्थल का निर्माण करती है, जैसे कि मतलब जबलपुर के निकट गहरे गार्ज में होके जाती है, और जब मतलब ये ढलानी वाले एरिया पे गिरती है, जैसे कि मतलब ऊंचाई से नीचे वाले एरिया पे जाती है ये। ठीक है, तो ये जो है मतलब बहुत बड़े बड़े प्रपात बनाती है, जैसे सबसे इसका महत्वपूर्ण प्रपात है धुआंधार प्रपात। ठीक है, धुआंधार प्रपात। ठीक है, और इसकी कुछ सहायक नदियाँ जैसे कि मतलब इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो बहुत छोटी हैं। ठीक है, और हमारी नर्मदा जो है, ठीक है, इसकी जो द्रोणी है वो, नर्मदा की जो द्रोणी है वो मध्य प्रदेश और गुजरात, ठीक है, इनसे होके बहती है, इनसे होती है। ठीक है, इनसे होके गुजरती है। अब हमारी नर्मदा जो है, अब हम तापी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तापी जो है, तापी भी मतलब क्या कहते हैं, घाटी से होके बहती है। ठीक है, इसका भी प्रवाह घाटी से होता है, और नर्मदा के देखो देख ही रहे हो आप, है ना, नर्मदा के समानांतर चलती, पैरेलल चलती है, घाटी में होकर प्रवाहित होती है, इसलिए ये भी जो है डेल्टा का निर्माण करने की बजाय ये भी ज्वारनद जो है और एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक है, और ये निकलती कहाँ से है, ये हमारी निकलती है यहाँ से। ठीक है, ये निकलती है एमपी के, मध्य प्रदेश के बेतुला, ठीक है, बेतुला जिले में सतपुड़ा जो रेंज है वहां से निकलती है। ठीक है, सतपुड़ा रेंज से। ठीक है, यहाँ से इसका जो है प्रभाव होता है, नर्मदा के पैरेलल जो गुजरती है, ब्रह्मपुत्र में फ्लो करती है। ठीक है, और इसकी जो द्रोणी है वो मध्य प्रदेश में भी है। ठीक है, गुजरात वाले एरिया में भी पड़ती है और महाराष्ट्र वाले एरिया में भी पड़ती है। ठीक है, ये हो गया। और ये पश्चिम की और बहने वाली सिर्फ ये दो नदियाँ प्रमुख हैं, नर्मदा और तापी है। मोस्टली नदियाँ जो हमारी प्रायद्वीपीय पठार की वो आपका पूर्व की साइड बहती हैं और बंगाल खाड़ी में गिर जाती हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसे कुछ इंपोर्टेंट जो मतलब सहायक नदियाँ हैं तापी की, ये हमारी साबरमती है। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ है। अब जो है इसको मिटा देते हैं। ठीक है, ठीक, अब हम उंगली के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है गोदावरी। ठीक है, गोदावरी। चलिए पहले महानदी के बारे में बात कर लेते हैं। महानदी, ठीक है, महानदी जो है इसका जो उद्गम होता है ये छत्तीसगढ़ की उच्चभूमि से होता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की उच्चभूमि से इसका उद्गम होता है। ठीक है, और ये जो है हमारी उड़ीसा में बहते हुए जो है, मतलब उड़ीसा में बहते हुए जो है ये बंगाल की खाड़ी में, हमारी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, और इसकी जो लेंथ है अप्रोक्स ये 860 किलोमीटर। ठीक है, और इसकी जो द्रोणी है वो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा। ठीक है, इनसे हो गया। अब गोदावरी के बारे में बात कर लेते हैं। गोदावरी द्रोणी, ठीक है, ठीक है, गोदावरी जो है हमारी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। ठीक है, और इसके बड़े विस्तार के कारण जो है इसे मतलब दक्षिण की गंगा भी कहते हैं ना। तो इसके बारे में कुछ पहले पॉइंट नोट करेंगे। सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी, सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी, ठीक है, सबसे बड़ी हमारी ये प्रायद्वीपीय नदी है, और ये निकलती है हमारी गोदावरी
मतलब महाराष्ट्र जो है, ठीक है, महाराष्ट्र के नासिक जिले से ये इसका जो है उद्गम है, ठीक है। तो महाराष्ट्र के नासिक जिले में, नासिक जिले से इसका उद्गम होता है, ठीक है। और इसकी लंबाई जो है 1500 किलोमीटर है, लंबाई 1500 किलोमीटर। हमने जाना था कि जो हमारी गंगा है उसकी लंबाई हमने 2500 किलोमीटर जानी थी, है ना, तो इसकी लंबाई जो है वो 1500 किलोमीटर है, ठीक है। और इसकी जो द्रोणी है वो महाराष्ट्र में भी, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, ओडिशा में और आंध्र प्रदेश में, ठीक है, तीनों 4 जगह से होकर जाती है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। अब इसकी कुछ जो है सहायक नदियां, उनके बारे में बात करें तो, ठीक है, सहायक नदियां इसकी पूर्णा है, वर्धा है, और एक इसमें दिखाई रहे हम, ये पेनगंगा है, वेनगंगा है, ठीक है। तो सहायक नदियां इसकी हो गई, हाँ, ठीक है। तो अब हाँ, जो हम अगली पढ़ रहे थे वो था कावेरी द्रोणी, ठीक है, कावेरी द्रोणी, ठीक। कावेरी द्रोणी, जो हमारी कावेरी नदी है ये पश्चिमी घाट की जो ब्रह्मगिरी श्रृंखला है उससे उद्गम होता है, ठीक है। पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी, ठीक है, श्रृंखला, ठीक है। और जो ये हमारी कृष्णा है, ये है जो कृष्णा है हमारी, ये पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर से निकलती है, ठीक है। पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर के निकट से, ठीक है। अब ये कावेरी जो है ये है कम से कम हमारी, इसकी लंबाई है 760 किलोमीटर, ठीक है। और इसकी कुछ मुख्य सहायक नदियां हैं, मुख्य सहायक हैं इसकी, ठीक है, अमरावती है, भवानी है, ये सब है, ठीक है। मुख्य सहायक नदियां हैं अमरावती, भवानी, हेमावती और कावेरी, ठीक है, ये होगी, ठीक है। और इसके द्रोणी क्षेत्र जो है इसका, क्या, कावेरी का, यहाँ से देख सकते हैं हम, ठीक है। तो ये है इसका तमिलनाडु में और केरल में और कर्नाटक में, ठीक है। इसका विवाद हम पढ़ते भी रहते हैं न्यूज पेपर में, कावेरी जल विवाद करके। तो इसकी द्रोणी जो है वो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, ठीक है। तो ये हो गया कृष्णा, हमारी पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर के निकट से निकलती है। और इसकी कृष्णा की लंबाई जो है, इसकी लंबाई है 1400 किलोमीटर, यानी कि ये कावेरी से बड़ी है ना, 1400 किलोमीटर। और इसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है, तुंगभद्रा है, तो इसमें शोई की गई है ना, तुंगभद्रा है, कोयना है, ये सब कृष्णा की सहायक नदियां हैं। तुंगभद्रा, कोयना, ठीक है, ये सारी। और जो हमारी कृष्णा नदी है उसका द्रोणी क्षेत्र जो है, ठीक है, उसका द्रोणी क्षेत्र महाराष्ट्र और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये तो हमारी प्रायद्वीप पठार की नदियां हो गई। अब इसमें से कुछ छोटी नदियां हैं जिनको हमने इसमें कवर नहीं किया, जैसे कि यहाँ से ऐसे होके जाती है, सुवर्णरेखा है और दामोदर है, ठीक है, स्वर्णरेखा, दामोदर, ठीक है, स्वर्णरेखा, दामोदर। ये तो हमने सिर्फ इसमें कुछ जो मतलब इम्पोर्टेंट नदियां थी वो हमने इसमें कवर की, ठीक है। अगला हम अपना टॉपिक पढ़ते हैं झील के बारे में। ठीक है, अगला टॉपिक इसमें हम पढ़ेंगे झील के बारे में। झील, ठीक है, तो झीलों के बारे में। अब झील किसे कहते हैं, तो मतलब पृथ्वी की सतह पर जब कुछ गर्त वाले भाग होते हैं, मतलब छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, है ना, जब उनमें पानी भर जाता है तो हमारी झील का निर्माण हो जाता है ना। पृथ्वी की सतह पर जो गर्त हैं, उन गर्त में जब पानी भर जाता है तो झीलों का निर्माण होता है, ठीक है, ये याद रखेंगे। तो भारत में हमारे पास तो बहुत सारी झीलें हैं, ठीक है, जो कि मतलब साइज और उनके बनने के रीजन, है ना, बनने के रीजन ये सारे डिफरेंट है। जैसे कि कुछ झीलें कैसे बनती हैं, कुछ झीलें मतलब हमारी गोखुर झीलें होती है ना, ये भी पढ़ेंगे इसके बारे में, गोखुर झीलें हैं। कुछ मानवीय हस्तक्षेप से बनती हैं, है ना, मानवीय हस्तक्षेप। कुछ हमारी प्राकृतिक झीलें होती हैं, प्राकृतिक झीलें,
कुछ हमारी हिमालयों द्वारा बनी हुई झीलें होती हैं, है ना, हिमालयों द्वारा बनी झीलें, ठीक है। अब इसमें कुछ झीलें ऐसी होती हैं जो मतलब जो मोस्टली जो मतलब जैसे कि इंडिया है, जो इंडिया है, अगर इसके भूभाग के अंदर मतलब अंतर्देशीय करके कुछ मतलब गर्त वगैरह हैं, उनमें जो झीलें बनी होती हैं मोस्टली जो है मतलब वो क्या कहते हैं, स्थायी नहीं होती हैं, अस्थायी होती हैं। अस्थायी का मतलब वो क्या है कि जैसे उनमें किसी एक, जैसे वर्षा का सीजन है सिर्फ तब पानी आना, या फिर वहाँ से कुछ मतलब हमने कुछ नहर वगैरह निकाल रखी तब पानी आना, मतलब 24 घंटे मतलब सारा टाइम मतलब साल के प्रत्येक दिन वो पानी में नहीं रहते, पानी उनमें नहीं भरा रहता, ठीक है। तो इस बीच में कुछ चीजें देख लेते हैं हम, ठीक है। तो पहली कंडीशन देखते हैं कि कुछ झीलों का निर्माण जो होता है हिमालयों द्वारा होता है, ठीक है। कुछ झीलों का निर्माण हिमालयों द्वारा, तो ये कैसे होता है? अब हिमालय जानते हैं किसको बोलते हैं? हिमालय बोलते हैं बर्फ की नदियों को, ठीक है। अब जैसे कि सपोज करो बर्फ की नदी कहीं से होकर गुजर रही है, बीच में घाट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो बर्फ की जो बर्फ की मतलब एक परत है वो वहाँ पे आके रुक गई, टेम्परेचर बढ़ा, ठीक है, या गर्मी का सीजन आया तो क्या हुआ, ये जो चादर है बर्फ की पिघल गई और इस गड्ढे में पानी भर गया, तुम्हारा झील का निर्माण हो गया, ठीक है। तो कुछ झीलों का निर्माण जो होगा वो हिमालय द्वारा, है ना, निर्माण हिमालय द्वारा, ठीक है। कुछ झीलों का निर्माण जो होता है वो मतलब वायु द्वारा या नदियों द्वारा, है ना, इन सब क्रियाओं से भी होता है, वायु, नदियों व मानवीय क्रियाकलापों द्वारा, मानवीय क्रियाकलापों द्वारा। अब जैसे कि हमने एनसीईआरटी में पढ़ा था कि जो क्रियाकलापों द्वारा, जैसे कि क्या होता है कि मतलब जो रेगिस्तानी इलाका होता है, हमने वहाँ पे पढ़ा था कि रेगिस्तानी इलाके में क्या होता है कि जब मतलब रेगिस्तानी जहाँ पे मृदा मतलब बहुत पतली होती है, भुरभुरी होती है, तो पवन जो है उसको अपने साथ उड़ा के ले जाती है, ठीक है। तो कभी कभार पवन इतना ज़्यादा उसको मतलब मृदा को उड़ा के ले जाती है कि यहाँ पे गहरे गड्ढे का निर्माण हो जाता है ना। कई बार ये ऐसा होता है कि जो भूमि का जल है वो ऊपर यहाँ पे मतलब शो होने लगता है, और यहाँ इसको जो है टापू बोलते हैं, तब, है ना, टापू बोलते हैं, छोटे छोटे द्वीप जैसे बन जाते हैं, और यहाँ पे जो मरुस्थलीय इलाके में मतलब जो लोग वगैरह रहना शुरू कर देते हैं, या फिर आसपास छोटी मोटी कुछ खेती वेती खजूर वगैरह की भी खेती भी कर देते हैं, ठीक है। तो वायु द्वारा इस तरह हो गया। अब नदियों द्वारा, मानवीय क्रियाकलापों द्वारा, है ना, ये सब भी रीजन है। अब एक होता है हमारा विसर्प द्वारा, विसर्प द्वारा भी झीलों का निर्माण होता है, जिनको बोलते हैं गोखुर झीलें, गोखुर झीलें। अब इनका निर्माण कैसे होता है, देखिए, जब नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती है, ठीक है, तो ऐसे मतलब शायद हाँ अभी बताना आपको भूल गई थी कि गंगा के साथ ऐसा होता है कि 6 किलोमीटर में कम से कम 1 मीटर जो ढाल है, ठीक है, ढाल जो है 1 मीटर मतलब बढ़ता जाता है, ऐसे करके कुछ एक फैक्ट दे रखा था, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा मुझे भी, ठीक है। तो नदी जो होती है जब वो मैदानी भागों में प्रवेश करती है, ठीक है, तो ये विषमनुमा आकृति में अगर हमारी नदी बह रही है, ठीक है, ये बह रही है, अब क्या होता है कि ये नदी के विषम जो है मतलब समय के साथ साथ पास आते रहते हैं। जैसे कैसे होता है ये कि जैसे ये और पास आए, ठीक है, पहले ऐसे था, अब ये और पास आए, ठीक है, अब ये और पास आए। अब ऐसे करके क्या होता है कि जो ये जो एरिया होता है ना, मतलब ये इतने ही पास आते रहते हैं, पास आते रहते हैं, ये एक बार को ये ऐसे मिल जाते हैं, ठीक है, और ये एरिया जो होता है कट जाता है साइड में, ठीक है। अब सही से समझते हैं एक बार इसको, देखिए, जैसे कि विसर्प होता है हमारा, है ना, विसर्प है हमारा ये, ठीक है। अब नदी के किनारे एक दूसरे के पास आते जा रहे हैं, ठीक है, ये नदी किनारे इसके पास आ गया ये, ठीक है, ये इसके और पास आ गया, ये और पास आ गया। तो जब नदी का ये विसर्प वाला जो एरिया है ना, ये कट जाता है, और जब ये कट जाता है तो यही गोखुर झील का निर्माण करता है, ठीक है। गोखुर झील, इसको चाप झील भी बोलते हैं, या फिर चाप झील, ठीक है। तो ये होता है हमारा। अब कुछ झीलों का निर्माण मतलब रोधिका द्वारा भी होता है, जैसे कि क्या होता है, जैसे कि हमारी चिल्का झील है, ठीक है, वो किस तरह से बनी हुई है, इस तरह से हमारी भारत की जो कोस्टल लाइन है वो आ रही है, और इस तरह से ये हल्की सी ऐसे निकल के निकली हुई है, चिल्का झील है। तो ये कैसे बनी है कि जब जो भारत का जो लैंड वाला एरिया है वहाँ पे जब हल्की सी रोधिका आ जाती है ना, ठीक है, तब इन झीलों का निर्माण होता है। मतलब ये पूरी तरह समुद्र में भी नहीं मिल पाती हैं, और ये भारत का मतलब भारत के छोटे से स्थल भाग से सिर्फ जुड़ी रह जाती है ना। तो ये हमारी जो होती है इनको बोलते हैं रोधिकाओं द्वारा झीलों का निर्माण, ठीक है, रोधिका द्वारा झीलों का निर्माण, रोधिका द्वारा झीलों का निर्माण, झीलों का निर्माण।
और ये मोस्टली जो है मतलब तटीय क्षेत्रों में ही होता है, तटीय क्षेत्रों में। इसका एग्जाम्पल है हमारा चिल्का झील, पुलिकट झील है ना, चिल्का झील, चिल्का झील या पुलिकट झील, ठीक है, ये सारे, ठीक है। अब और झीलों का निर्माण कैसे होता है? कुछ अंतर्देशीय भागों में भी झील होती है, जैसे मैंने पहले बताया ना भी कि क्या कहते हैं अंतर्देशीय भागों में मतलब झील जो है हमेशा नहीं होती है, सब वर्षा का पानी आता है तभी वो सिर्फ भरती हैं। तो अंतर्देशीय भागों में कभी कभी झीलें जो है भागों में कभी कभी झीलें, कभी कभी मौसमी झीलें जो है वो होती है, मौसमी झीलें। इसका एक एग्जाम्पल हमारी राजस्थान की सांभर झील, सांभर झील, ठीक है। अभी क्या है, एक लवणीय झील है और इसमें जो है मतलब मोस्टली इसमें जो है वो नमक का निर्माण किया जाता है, ठीक है, नमक का निर्माण, ये सारी चीजें। अब एक है कि मानवीय क्रियाकलापों द्वारा कैसे झील का निर्माण होता है, ठीक है। तो जब हम नदी पर कोई बांध बना देते हैं, ठीक है, जैसे जल विद्युत उत्पादन के लिए हम जब नदी पर बांध बना देते हैं, ठीक है, तो उस बांध में भी तो पानी एकत्रित होता है ना, तो वो भी हमारा झील का निर्माण करता है। जैसे कैसे, इसमें लिख देंगे हम कि जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों पर बांध बनाने से भी झील का निर्माण हो जाता है, झील का निर्माण। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है हमारा गुरु गोविंद सागर, गुरु गोविंद सागर झील, ठीक है, सागर, ये हमारी है भाखड़ा व नागर बांध पर, भाखड़ा व नागर बांध, ठीक है। तो कुछ झीलों का निर्माण कैसे होगा ये हमने इसमें देखा। अब एक है हमारा जो मीठे पानी की मोस्टली झीलें जो होती है ना वो हिमालय क्षेत्रों में होती हैं, ठीक है, मीठे पानी की, अधिकांशतः मीठे पानी की झीलें, मीठे पानी की झीलें ये होती है हिमालयी क्षेत्रों में, हिमालयी क्षेत्रों में। और ये वाली जो झीलें होती है मीठे पानी की झीलें जो होती है मुख्यतः हिमालय द्वारा ही बनी होती है ना, और ये जो मुख्यतः हिमालय द्वारा बनी हुई बनी, ठीक है। अब इसमें एक एग्जांपल और मतलब कुछ जो झीलें होती हैं वो भूगर्भीय यानी कि प्राकृतिक तरीके से ही बनती है, जैसे कि हमारी है जम्मू कश्मीर की, ठीक है, जम्मू JNK की बुलर झील, ये जो है ये भूगर्भीय क्रियाओं से, ठीक है, मतलब प्राकृतिक रूप से निर्मित हुई है, प्राकृतिक रूप से निर्मित, ठीक है। और ये हमारी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भी है, भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील, प्राकृतिक मीठे पानी की झील, ठीक है। तो ये हमने झीलों के बारे में पढ़ा। अब जैसे कि झीलों के कुछ महत्व दिए हैं हमारी बुक में, ठीक है, अब हम उनको देखेंगे। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे इसमें झीलों का महत्व, झीलों का क्या महत्व, ठीक है। तो ये हमारी क्या करती हैं, ये नदियों का जो बहाव है उसको सुचारू रूप से चलाती है ना, नदियों का बहाव सुचारू, ठीक है। और जब कहीं अत्यधिक वर्षा होती है तो जो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने वाली होती है, ठीक है, उसको भी एक तरीके से रोकती है। तो बाढ़ की स्थिति पर नियंत्रण, ठीक है। और जब अगर कभी सूखा है वैसी कोई प्रॉब्लम आएगी तो अगर झील में पानी है तो वो भी उसको भी यूज कर सकते हैं ना, तो सूखे के समय पानी की उपलब्धता सुनिश्चित कराती है, सूखे के समय पानी की उपलब्धता, ठीक है। और मतलब झीलों से मतलब झीलों के द्वारा हम जल विद्युत का भी निर्माण करते हैं, जल विद्युत का निर्माण, ठीक है। और ये जलीय पारितंत्र जो है उसको तो मतलब वो करती है, जलीय पारितंत्र को संतुलित, ठीक है, कोई संतुलित करती है। और हमने देखा था कि पर्यटन के लिए तो बढ़ावा ही है, पर्यटन को बढ़ावा देती है, जिससे भारत को जो है मतलब इनकम भी होती है, ठीक है।
और अब हम नदियों का आर्थिक महत्व देखेंगे। नदियों के आर्थिक महत्व के बारे में तो जैसे हमें मतलब जान भी सकते हैं हम कि नदियों के द्वारा देखो क्या होता है कि हमारा मतलब मैदानी भाग जो उपजाऊ हो जाता है, ठीक है, तो वो चीज़ है। और मतलब हम जल विद्युत बना लेते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें हैं। तो नदियों का तो ये हो गया है ना आर्थिक है। अब जो इन सब के बाद भी नदी का जो प्रदूषण है वो एक टॉपिक है, नदियों का प्रदूषण, नदियों का प्रदूषण, ठीक है। तो हम मतलब हम पढ़ते भी रहते हैं। तो जो मतलब क्या होता है नदियों का प्रदूषण कैसे होता है कि अगर कहीं बाढ़ आ जाती है तो पूरा शहर का मतलब जो पानी गंदगी अपने साथ लेके चली जाती है, उससे नदी प्रदूषित हो जाती है, ठीक है। और बाढ़ के द्वारा मतलब बाढ़ के द्वारा और जो है आपका मतलब वनों की कटाई है ना, वनों की कटाई या फिर उद्योगों के जो कचरे हैं उनको बिना शोधित किए ऐसी नदी में बहा दिया जाता है, नदी नालों में। तो मतलब हाँ, उद्योगों के कचरे आदि को, ठीक है। और जो मतलब हम जो मतलब जो खेतों वगैरह में अपने उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं, रासायनिक उर्वरकों का यूज, ठीक है, का यूज, ठीक है, ये सारा जो हमारी नदियों को प्रदूषित कर रहा है, ठीक, ये चल रही है। तो इसको नदी के प्रदूषण को रोकने के लिए ही हमने हमारे मतलब गवर्नमेंट ने एक मिशन बनाया है, इसका नाम है राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, है ना। ऐसे कुछ प्लान बनाए जा रहे हैं, जैसे कि वो नमामि गंगे करके भी है ना, गंगा को साफ करने के लिए, और क्या कहते हैं यमुना को साफ करने के लिए से चीज़ें चल रही हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, तो ठीक है, ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है, फिर हम अगला चैप्टर करेंगे अपना।